हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 रिवाइज करना स्टार्ट किया, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इस चैप्टर में हमने रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है हम समझ चुके। रिस्क के क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क हमने पढ़ लिया। रिस्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके। रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझा। फ्रॉड रिस्क क्या होती है, फ्रॉड क्या होता है और फ्रॉड रिस्क को किस तरह से मैनेज करना चाहिए वो हम पढ़ चुके। रेपुटेशन रिस्क क्या होती है वो भी हमने देखा, और रेपुटेशन रिस्क को किस तरह से मैनेज करना चाहिए वो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखो, हमने अभी तक रिस्क मैनेजमेंट समझा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस समझा, उसे करते कैसे हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि अल्टीमेटली जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी है। तो रिस्क मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश कौन बॉडी करेगी, उसे करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 या फिर सेबी के रेगुलेशंस बताएंगे कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो कंपनीज एक्ट ने बताया कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर्स की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने के लिए, और उन्होंने क्या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी डेवलप की और इंप्लीमेंट की ये उन्हें एक स्टेटमेंट के थ्रू बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना जरूरी होगा। और इसी तरह से सेबी रेगुलेशंस बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को फ्रेम करें, इंप्लीमेंट करें और उसे मॉनिटर करें। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट आर एड्रेस्ड बाय कंपनीज एक्ट एंड सेबी रेगुलेशंस इन फॉलोइंग मैनर। किस तरह से? सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज एन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि बोर्ड रिपोर्ट shall include a statement indicating development and implementation of a risk management policy for the company। क्या बोला सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज एन ने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के लिए उन्होंने क्या डेवलपमेंट किए और उन डेवलपमेंट्स को कितना इंप्लीमेंट किया, ये एक स्टेटमेंट के थ्रू बोर्ड रिपोर्ट में बताना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है। इसके बाद सेबी जो रेगुलेशंस हैं वो क्या बोलते हैं कि बोर्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर द कंपनी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड की। किस लिए? फ्रेम करना, इंप्लीमेंट करना और मॉनिटर करना किसे? रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स को फॉर द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट प्लान या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज shall include all elements of risk। सेबी रेगुलेशंस क्या बोलते हैं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई रिस्क मैनेजमेंट प्लान या पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें रिस्क के सभी एलिमेंट्स को कंसिडर किया गया हो, रिस्क के सभी एरियाज को, रिस्क किस किस तरह की हो सकती है और कौन कौन से रिस्क हमारी कंपनी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, उन सभी को इंक्लूड किया गया हो, कंसिडर किया गया हो वाइल फ्रेमिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स। Risk management plans shall reflect the company's profile of risk and clearly define responsibilities of the board and various committees। क्या बोला सेबी रेगुलेशंस ने कि जो कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनेगी उसमें ये स्पेसिफिकली रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि कंपनी की क्या रिस्क प्रोफाइल है, मतलब कंपनी प्रेजेंट में कितना रिस्क लेती है और कंपनी कितनी रिस्क ले सकती है, एंड क्लियरली डिफाइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड एंड वेरियस कमिटीज। तो जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है या जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है वो क्लियरली डिफाइन करे कि बोर्ड या जो डिफरेंट कमिटीज है उनकी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये सब किस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये सब किस में डिफाइन होना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज में। आगे क्या बोलते हैं सेबी रेगुलेशंस कि एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। हर लिस्टेड कंपनी को एक रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एस्टेब्लिश करना जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ कमिटी शेल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और क्या बोल दिया कि जो कमिटी बनाएंगे, जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी गठित की जाएगी, जो बनाई जाएगी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स कौन होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
और एक और बात और इसने बोल दी कि सीनियर एग्जीक्यूटिव में बी मेंबर ऑफ कमिटी बट द चेयरमैन ऑफ कमिटी शेल बी अ डायरेक्टर, कि जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उस कमेटी के मेंबर्स जरूर हो सकते हैं लेकिन चेयरमैन नहीं हो सकते। कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन रिस्क मैनेजमेंट। देखो यूं कंपनी सेक्रेटरी के रोल्स हम सेक्शन 205 सबसेक्शन 1 और हम 2014 के रूल्स में रूल नंबर 10 जब पढ़ते हैं तो उसमें हम कंपनी सेक्रेटरीज के रोल के बारे में हम पढ़ते हैं। उन रोल्स के एडिशन में रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कंपनी सेक्रेटरी के और क्या क्या रोल्स हो सकते हैं वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो क्या बोलता है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 कंपनीज एक्ट 2013, a company secretary is a key managerial personnel and being a top level officer, a company secretary can play a role in ensuring that a sound risk management is in place। देखो हमने क्या बोला कि जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाई जाएगी कौन बनाएगा? डायरेक्टर्स या कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स। और जब सेक्शन 203 ये ऑलरेडी बोलता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी एक की मैनेजरियल पर्सनल होता है और की मैनेजरियल पर्सनल होता है इसका मतलब वो क्या है? वो एक कंपनी का टॉप लेवल ऑफिसर है। मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी का टॉप लेवल ऑफिसर है तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में या कंपनी को एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करने में उसका एक अच्छा रोल हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी कैन प्ले अ रोल इन एंश्योरिंग दैट अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट इज इन प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, अ कंपनी सेक्रेटरी कैन एंश्योर दैट रिस्क एंड कंट्रोल कॉन्शियसनेस शुड स्प्रेड थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी सेक्रेटरी ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो रिस्क एंड कंट्रोल कॉन्शियसनेस है, जो रिस्क और कंट्रोल के एस्पेक्ट्स हैं उन्हें थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई किया जाए, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में, ना कि किसी सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो ये थ्रू इफेक्टिव इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन कंपनी सेक्रेटरी क्या कर सकते हैं? थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क और कंट्रोल कॉन्शियसनेस को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज टू इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इफेक्टिवली एड्रेस्ड या डेल्ट एट द बोर्ड लेवल। और क्या इसके रोल है कि जो हम नेक्स्ट जो आगे हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस जो कंपनी फेस करती है रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट, कि क्या कंपनी ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बनाया तो क्या उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया, क्या कंपनी प्रॉपरली कंप्लायंट है लॉज एंड रेगुलेशंस पे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जनरेट होते हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह की सिचुएशंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने लेवल पर ठीक से एड्रेस किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है। तो क्या क्वेश्चंस राइज होते हैं रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट फिलोसफी? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क मैनेजमेंट फिलोसफी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से देखता है? क्या वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखता है या एक नेसेसिटी के तौर पे देखता है? क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को एडॉप्ट करना, या सिर्फ और सिर्फ एक लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट की वजह से वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना चाहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज। नेक्स्ट, एक कंपनी सेक्रेटरी को ये इंश्योर करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात को ध्यान रखा है कि जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरह से इंटीग्रेट की गई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के साथ। क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपस में एक तरह है, उनकी एक ही डायरेक्शन है, या वो अलग अलग एक दूसरे को क्रॉस आउट करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कुछ और बोलती हैं और ओवरराइड करती है रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज, तो वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंश्योर करना चाहिए या कंसिडर करना चाहिए। व्हाट इज द डिजायर्ड रिस्क कल्चर एंड पॉइंट ऑफ इट्स रिस्क एपेटाइट? एक कंपनी सेक्रेटरी ये इंश्योर करे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात का ध्यान रखा कि कंपनी का डिजायर्ड रिस्क कल्चर क्या है, कंपनी का डिजायर्ड रिस्क कल्चर क्या है, उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसकी रिस्क क्षमता कितनी है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर करें।
व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं। व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिस्क टॉलरेट कर सकती है। क्राइटेरिया डिफाइन हो सकता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लॉस हो, चाहे फिर वो एम्प्लॉइज टर्नओवर के उसमें रिस्पेक्ट में हो। तो इस तरह से हम ये एक बार देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क टॉलरेशन लेवल कितना है और प्रेजेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिस्क को अज्यूम कर रही है। आर एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज इन प्लेस एट एवरी लेवल थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, क्या एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज एस्टेब्लिश्ड हैं थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इफेक्टिव थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, क्या जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है या सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन एक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव नहीं है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप करना ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो और इंफॉर्मेशन का फ्लो फास्ट और एक्यूरेट जनरेट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द रिलेशनशिप्स अमंग एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड वैल्यू, क्या रिलेशनशिप्स हैं जो हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई, परफॉर्मेंस कंपनी की एंड कंपनी की वैल्यूज, इन तीनों चीजों के बीच में कितना रिलेशनशिप है। एक तो कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कुछ और है, उसके वैल्यूज कुछ और है और उसकी परफॉर्मेंस कुछ और है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप देखना, कंसिडर करना और इन्हें इंटर रिलेट करना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कंपनी सेक्रेटरी को ये इंश्योर करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बातों को ध्यान में रख चुके हैं या रखना चाहिए। इज द रिस्पॉन्स चूज फॉर रिस्क इज अप्रोप्रिएट, जो रिस्क एज्यूम की, जो रिस्क असेस की, जो रिस्क एनालाइज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उनसे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेज उन्होंने चूज किए, जो प्रोसीजर्स उन्होंने अप्लाई किए, क्या वो अप्रोप्रिएट है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी है एक कंपनी सेक्रेटरी की और उसकी ये जिम्मेदारी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन सब बातों को ध्यान में रख लिया गया हो। तो रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा कि कंपनी सेक्रेटरी को कुछ क्वेश्चंस को कंसिडर करना जरूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें कंसिडर किया या नहीं किया। तो इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए हमने क्या मेमोरी टेक्निक बनाई है, देखते हैं। आईटी रिक्वायरमेंट ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड अदर कंपनीज कैन नॉट रिलेट, क्या है, वन पर्सन कंपनी छोटी कंपनी होती है, आप सभी जानते हैं। तो आईटी रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है वन पर्सन कंपनी की, वो अदर कंपनी से ऑब्वियसली रिलेट नहीं कर सकती। तो हमारी ये मेमोरी टेक्निक है, आईटी रिक्वायरमेंट ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड अदर कंपनीज कैन नॉट रिलेट। इसे हम 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, आप लोग 2-3 बार बोलिए, याद कीजिए, तब आपको ये याद हो जाएगी, एग्जाम में क्लिक होगी, पॉइंट्स याद आएंगे, टू द पॉइंट आंसर होगा, नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, टी स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस लेवल, R stands for relationships, O stands for objectives, P stands for philosophy, कंपनी की फिलोसॉफी क्या है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, C stands for communication, कि प्रॉपर कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डेप्लॉय किया गया हो। अगेन C stands for culture and C stands for control, एंड लास्ट रिलेट का R stands for response। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कंपनी सेक्रेटरी के क्या रोल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। एक कंपनी अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वो सभी मेजर्स अप्लाई करती है जिससे कि रिस्क, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन को अवॉइड किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो अल्टीमेटली सबसे पहले कंट्रोल का मतलब हम समझते हैं। कंट्रोल इन्वॉल्व्स सर्टेन चेक्स and procedures to prevent the fraud or misappropriation of business assets। जो बिजनेस की assets है उनसे रिलेटेड उन्हें मिस अप्रोप्रिएट ना किया गया हो, उनसे रिलेटेड कोई फ्रॉड ना हो, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए कुछ चेक्स और कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं कंट्रोल। ये हमने समझा कंट्रोल क्या होता है। अब इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल मीन्स
द सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट in order to carry on the business in an orderly manner, safeguarding its assets from frauds and secure the reliability of its records। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल वो सिस्टम है जिसे कि बनाया किसने? मैनेजमेंट ने। किस लिए बनाया है? इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस इन एन ऑर्डरली मैनर, ताकि हमारा बिजनेस एक सही तरीके से होता रहे, हमारे एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए। किससे? फ्रॉड से। और जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं उनकी रिलायबिलिटी को सिक्योर करना, इन बातों की वजह से इंटरनल कंट्रोल्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है इट मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उससे क्या होता है? जो एरर्स और फ्रॉड्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज मिनिमम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। इट हैव सिस्टम ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्या होता है? अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो एक सिस्टम जब हमने बनाया तो उसमें ऑलरेडी हम एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने का एक सिस्टम भी होगा। तो जब वो सिस्टम होगा तो फ्रॉड्स और एरर्स इजीली डिटेक्ट किए जा सकेंगे। एंड इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड एंश्योर्स द स्टाफ that any mistakes undertaken shall be checked and reviewed। देखो, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो स्टाफ को ये पता होगा कि अगर हमने गलती से कभी कोई गलती कर भी दी तो वो चेक हो जाएगी। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉलोइंग आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हम? प्री रिक्विजिट्स फॉर एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या जरूरी बातें होना जरूरी है। ठीक है, क्या बातें होना जरूरी है? तो सबसे पहला क्लियर डिवीजन ऑफ द वर्क। एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो या हमारा कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव हो, इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि वर्क का क्लियरली डिवीजन हो। जो वर्क है, किसका क्या वर्क है, उसे क्लियरली डिवाइड किया गया हो, रेस्पेक्टिव पर्सन्स को, रेस्पेक्टिव पर्सोनल्स को। क्लैरिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कई बार क्या होती है, वर्क तो डिवाइड कर दिया लेकिन उन्हें कंफ्यूजन होता है कि किस काम के लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लैरिटी लाना ये बहुत जरूरी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए। वर्क फ्लो प्रोसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट स्टाफ परफॉर्म अकॉर्डिंगली। जो भी वर्क फ्लोज हैं, किस तरह से काम होगा, किसके थ्रू होगा, क्या कम्युनिकेशन चैनल्स यूज किए जाएंगे, ये सारे प्रोसेस अगर डॉक्यूमेंटेड होंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने जो जो स्पेसिफाइड वर्क्स है वो पता रहेंगे और स्टाफ उसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे एंड स्टाफ परफॉर्म अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी रोटेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज पीरियोडिकली। क्या होना चाहिए? देयर शुड बी रोटेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज पीरियोडिकली। एक ही जगह पर अगर एक ही बंदे को हम हमेशा के लिए अपॉइंट करते हैं, हमेशा के लिए अगर एक ही पर्सन अपॉइंट रहेगा तो उसे उस वर्क एरिया की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, उसे वहां पर मैनिपुलेशन करना आ जाएगा और वो मैनिपुलेट करता जाएगा। तो स्टाफ की जो ड्यूटीज है उन्हें रोटेट करते रहना जरूरी है, थोड़े टाइम किसी और को, उसके बाद थोड़े टाइम किसी और को। तो फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए ये रोटेशन इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इसके बाद प्रॉपर रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ स्टाफ शुड बी डन टू बी इन्फॉर्म्ड इफ समवन इज प्लेइंग फाउल विद द कंपनी। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके वर्क का एक प्रॉपर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। रिव्यू किस तरह से करें? हम उन्हें बोल दें कई बार कि आप छुट्टी पे चले जाओ, उन्हें छुट्टी पे भेज के उनके पीछे से उनके वर्क को इवेल्युएट कराएं एक इंडिपेंडेंट पर्सन से, और ये पता करें क्या वो कंपनी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कंपनी के साथ कुछ फाउल तो नहीं कर रहे हैं। एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल होने के लिए ये सब बातें होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन्स इन चार्ज ऑफ इंपोर्टेंट एसेट्स शुड नॉट बी अलाउड टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा। क्या बोलते हैं कि जिन लोगों के हाथ में इंपॉर्टेंट एसेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या चार्ज है, जो लोग इंचार्ज है इंपॉर्टेंट एसेट्स के, उन्हें बुक्स को एक्सेस मत करने दो
और जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस है उन्हें इंपॉर्टेंट एसेट्स का चार्ज मत दो, गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स के पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी में तो जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, जो कंपनी के बुक्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनमें तो फिजिकल एसेट्स शो हो रही है डॉक्यूमेंटली, लेकिन फिजिकली कोई एसेट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो फिजिकल एसेट्स का इंस्पेक्शन पीरियोडिकली होना जरूरी है। एंड लास्ट वन इज सिंगल पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू कंट्रोल। सिंगल पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू कंट्रोल इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑपरेशंस। क्या बोल दिया? जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं उनका कंट्रोल सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं देना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बिटवीन सम पीपल्स। एक बंदे के हाथ में पूरा कंट्रोल देना ठीक नहीं होगा। तो ये हमने देखा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव बनाने के लिए क्या बातें प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या बातें जरूरी है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए दोबारा हम एक मेमोरी टेक्निक से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? मेमोरी टेक्निक है हमारी, रिया सेड डॉक्टर डॉक्टर प्लीज नो इंजेक्शन। क्या बोला? रिया एक छोटी बच्ची है, इंजेक्शन से डरती है। क्या बोलती है डॉक्टर से? रिया सेड डॉक्टर डॉक्टर प्लीज नो इंजेक्शन। तो रिया, आर स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एस स्टैंड्स फॉर सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू, अगेन डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, आर स्टैंड्स फॉर रोटेशन, पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल एसेट्स एंड लास्ट आई स्टैंड्स फॉर इंचार्ज। इंचार्ज किसका? इंचार्ज ऑफ एसेट्स का, इंचार्ज ऑफ इंपॉर्टेंट एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस नहीं देनी चाहिए। तो यहां हमने समझा इंटरनल कंट्रोल में क्या बातें जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोसोज इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। क्या बोलता है? कोसो क्या है? सबसे पहले इसे समझते हैं। कोसो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक जॉइंट इनिशिएट किया। किस लिए? ताकि एंटरप्राइज की रिस्क को मैनेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, एक गाइडेंस बनाया जाए। तो पढ़ते हैं क्या है। कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन या कोसो इज अ joint initiative of 5 private sector organizations to provide frameworks and guidance on enterprise risk management, internal control and fraud deterrence। तो कोसो क्या है? 5 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के एक इनिशिएट किया, एक जॉइंट इनिशिएशन किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम दिया कोसो, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्यों बनाई गई? ताकि फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइंस बनाई जाए एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर और फ्रॉड डिटरेंस के ऊपर। ठीक है, तो एज पर कोसो इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस इफेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। तो क्या बोलता है? इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसे करता कौन है? अल्टीमेटली जिसे करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट। क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और किससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स? रिलेटिंग टू ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। नेक्स्ट पॉइंट इज कोसोज इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क also includes principles to provide clarity for the user in designing and implementing systems of internal control and for understanding requirements for effective internal control। तो कोसो के जो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है वो क्या इंक्लूड करते हैं? वो कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करते हैं। और वो प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करेंगे? वो प्रोवाइड करेंगे क्लैरिटी उस यूजर के लिए जिसे इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करने हैं और इम्प्लीमेंट करने हैं, और ये जानना है कि एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये सब बताएगा कौन? उनकी क्लैरिटी कौन लाएगा? उनकी रिक्वायरमेंट्स कौन बताएगा? जो कोसो ने इंटरनल कंट्रोल के फ्रेमवर्क्स बनाए वो। तो कोसोज प्रिंसिपल्स ऑन इंटरनल कंट्रोल आर एसोसिएटेड विद फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स। तो कोसो ने जो 5 कंपोनेंट्स हैं, कोसो के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन 5 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए, बेस्ड इनके ऊपर है। सबसे पहला
इंटरनल कंट्रोल्स आर गियर्ड टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो कैसे गियर्ड है, कैसे ड्राइव्ड है, कैसे ड्रिवन है टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं वो किसकी तरफ मोटिवेटेड है, वो मोटिवेटेड हो टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। उन सभी इंटरनल कंट्रोल्स के क्या है, एक अल्टीमेट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होना जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ ऑनगोइंग टास्क एंड एक्टिविटीज। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या पॉइंट है जिसके बेस पर इसके प्रिंसिपल्स बेसिस हैं, इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टेड बाय पीपल्स। इंटरनल कंट्रोल करेगा कौन, अल्टीमेटली कुछ पीपल्स जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप एग्जीक्यूटिव्स, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्हीं की होगी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके। इंटरनल कंट्रोल आर एबल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या बेसिस है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो एटलीस्ट एबल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हमें नहीं चाहिए कि हमारी एंटरप्राइज 100% रिस्क फ्री हो, पर आप एक रीजनेबल एश्योरेंस तो प्रोवाइड करने चाहिए हमारे इंटरनल कंट्रोल। एडेप्टेबल टू एंटिटी स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबल इन एप्लीकेशन। जो इंटरनल कंट्रोल्स बनने चाहिए वो एंटिटी के स्ट्रक्चर के साथ एडेप्टेबल हो, वो एंटिटी के स्ट्रक्चर के साथ सूट करें, और फ्लेक्सिबल इन एप्लीकेशन। अगर आगे कुछ ऐसी सिचुएशंस पड़ती हैं जहां पर कंडीशंस चेंज होती हैं तो उन्हें हम फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स को अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सके, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। इसके बाद क्या बोलता है कि डिस्पाइट फाइनेंशियल कंसिडरेशंस कोसो फ्रेमवर्क ऑल्सो कंसिडर फॉलोइंग अदर एस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को तो कोसो के फ्रेमवर्क ने कंसिडर किया, उसके साथ साथ और क्या एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं कोसो के फ्रेमवर्क, तो कोसो के फ्रेमवर्क सभी रेस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स जो कि रिस्क के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि गवर्नेंस ओवरसाइट, ग्लोबलाइजेशन, चेंजेस इन बिजनेस में क्या चेंजेस होते हैं, डिमांड्स इन लॉज एंड रेगुलेशंस, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, क्या नई टेक्नोलॉजीज जनरेट हो रही हैं और किस तरह से अफेक्ट करेगी, एंड फ्रॉड रिस्क। तो इन सभी बातों को भी कोसो के फ्रेमवर्क कंसिडर करते हैं और फिर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कोसो के फ्रेमवर्क के, ऑब्जेक्टिव्स हैं 3। पहला ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, टू एंश्योर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, कि एंटिटी के ऑपरेशंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क होते रहे। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टू एंश्योर रिलायबल, टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंटली, रिलायबली और टाइमली रिपोर्टिंग होती रहे। रिपोर्टिंग हर तरह की होगी, इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। एंड लास्ट वन इज कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर अधेरेंस टू लॉज एंड रेगुलेशंस, कि कंपनी जो इंटरनल कंट्रोल बना रही है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि लॉज और रेगुलेशंस कंप्लाई होते रहें, अधेर होते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल चेक, एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक क्या हुआ, एक ही ट्रांजैक्शन को जब एक से ज्यादा पर्सन चेक करेगा, इसका मतलब वो इंटरनल कंट्रोल। पहले पर्सन नंबर 1 ने उस ट्रांजैक्शन को किया, उसी ने चेक किया, उसके बाद किसी और पर्सन ने उसके ट्रांजैक्शन को चेक किया, इसे कहते हैं इंटरनल चेक। और इंटरनल ऑडिट क्या होती है, इंटरनल ऑडिट होती है एक इवेल्युएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, और इसे करता कौन है, इसे करता है एक प्रोफेशनल या कंपनी का ही कोई पर्सन जो कि ऑडिट कर सकता हो या उसकी रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशंस हो। तो क्या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं इंटरनल चेक क्या होता है। इंटरनल चेक, एन अरेंजमेंट that a single transaction is processed by 2 or more independent person where processing of successor starts when that of predecessor ends। क्या बोलता है कि इंटरनल चेक एक ही अरेंजमेंट, एक ही ट्रांजेक्शन को 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ने चेक किया हो और पहले की चेकिंग जब खत्म हुई हो उसके बाद दूसरे की चेकिंग स्टार्ट हुई हो, ये होता है इंटरनल चेक। और इंटरनल ऑडिट क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स एडिक्वेट है या नहीं उन्हें इवेल्युएट करना, अधेरेंस टू मैनेजमेंट कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। तो ये सब एडिक्वेट है या नहीं ये इवेल्युएट करना एक इंटरनल ऑडिट होती है।
बाय कंपनीज ओन स्टाफ और एन आउटसाइड प्रोफेशनल। तो कौन कर सकता है इंटरनल ऑडिट? या कंपनी का खुद स्टाफ या कोई आउटसाइड प्रोफेशनल। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स हिज ओपिनियन टू मैनेजमेंट। जो इंटरनल ऑडिट का स्कोप है कि क्या क्या एरियाज ऑडिट में कवर होने चाहिए, वो स्कोप डिटरमाइन कौन करेगा? डिटरमाइन करेंगे मैनेजमेंट, और इंटरनल ऑडिटर अल्टीमेटली रिपोर्ट किसे करेगा? उसके ओपिनियंस को और उसकी फाइंडिंग्स को किसे रिपोर्ट करेगा? मैनेजमेंट को। तो ये हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि प्रोवाइड किए कोसो ने। तो कोसो ने कुछ कुल मिला के 5 कंपोनेंट्स और उन 5 कंपोनेंट से रिलेटेड टोटल में 17 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जो कि इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। तो क्या बोलता है? द फ्रेमवर्क सेट्स आउट 5 कंपोनेंट्स एंड 17 प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विद कंपोनेंट्स। क्या बोलता है? दीज कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड सुटेबल फॉर ऑल एंटिटीज। तो ये कंपोनेंट्स क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फंडामेंटल कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल के फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्या हैं, और ये कंपोनेंट्स अपने सभी एरियाज को कंसिडर करने के बाद बनाए गए, इसलिए ये सूटेबल है फॉर ऑल एंटिटीज। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? द फर्स्ट वन इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या बोलता है? दिस कंपोनेंट स्टेट्स दैट फॉर अ बेटर इंटरनल कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव एन एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट। अगर बेटर इंटरनल कंट्रोल करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, एक बेटर और वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, हमने ये बोला, लेकिन कंट्रोल एनवायरनमेंट होता क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्स हैं दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर कैरिंग आउट इंटरनल कंट्रोल। एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना जिससे कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल का एनवायरनमेंट बने। वो किस तरह से बनेगा? कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना के, कुछ गाइडलाइंस बना के, कुछ प्रोसेसेस बना के, कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप करके, ताकि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली हो। कंट्रोल एनवायरनमेंट किन बातों को कंसिडर करता है, किन बातों से मिलकर बनता है कंट्रोल एनवायरनमेंट? इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। कंट्रोल एनवायरनमेंट किन बातों से मिलकर बनेगा? इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज से मिलकर। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटीग्रिटी और एथिक्स को फॉलो किया जाएगा तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट जनरेट करेगा। असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ऑथोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली असाइंड है तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट जनरेट होगा। प्रोसेस फॉर रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। जो हमारे कॉम्पिटेंट पर्सनल है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उन्हें रिटेन करना और आउटसाइड कॉम्पिटेंट को, स्किल्ड पर्सनल को अट्रैक्ट करना, इसके लिए कंपनी ने प्रॉपर प्रोसेसेस बना रखे हैं। ऐसा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होना चाहिए। और लास्ट क्या बात है? इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स फॉर बेटर परफॉर्मेंसेस। अगर कोई भी बेटर परफॉर्मेंस है तो उन परफॉर्मेंसेस के लिए इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स की स्कीम होनी चाहिए। ये सब बातें अगर है तो हम बोलेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इन बातों के सपोर्ट में जो हमारा कंपोनेंट नंबर 1 है कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसके रिगार्डिंग क्या 5 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, देखते हैं। 5 प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कंट्रोल एनवायरनमेंट आर: ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश अ कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कमिटमेंट एस्टैब्लिश करे इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज के लिए। ऑर्गेनाइजेशन खुद डेमोन्स्ट्रेट करे, ऑर्गेनाइजेशन खुद करके बताए कि हम एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी को कमिट करते हैं, हम उनके रिस्पेक्ट में कमिटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज को कमिट करेगा, उसे फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली एक कंट्रोल एनवायरनमेंट जनरेट होगा, एक एथिकल एनवायरनमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन शैल कमिट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन को कमिट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल फॉर देयर इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल्स जो हैं अकाउंटेबल, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सनल हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्हें उन जिम्मेदार ठहराना
और उन्हें उनकी जिम्मेदारीज इस्टेब्लिश करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस्टेब्लिश करना इंडिविजुअली। ये कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? कमिटमेंट करेंगे टुवर्ड्स इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? रिटेन करेंगे कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल करेंगे इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। अब ये किसने कंट्रीब्यूट किया? ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया किसके लिए? कंट्रोल एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट एक्सरसाइज ओवरसाइट ऑन द इंटरनल कंट्रोल इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए कि वो इंटरनल कंट्रोल को ओवरसाइट करे। और कैसे करे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली करे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके या बायस्ड या इन्फ्लुएंस्ड होके ना करे। और लास्ट क्या है प्रिंसिपल इसका? मैनेजमेंट एस्टेब्लिशेस स्ट्रक्चर्स, रिपोर्टिंग, प्रोसीजर्स, ऑथोरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स को स्टैब्लिश करे, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स को स्टैब्लिश करे, ऑथोरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को स्टैब्लिश करे। तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट को याद हम कैसे रखेंगे? मेमोरी टेक्निक से। छोटी सी मेमोरी टेक्निक क्या है हमारी? आई एम हीरो, मैं हीरो हूं। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी एस्टेब्लिश बाय ऑर्गेनाइजेशन। H स्टैंड्स फॉर होल्ड अकाउंटेबल, इंडिविजुअल को अकाउंटेबल होल्ड करो, उनको अकाउंटेबल करो उनके इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। E स्टैंड्स फॉर एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्स, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश करेंगे। R स्टैंड्स फॉर रिटेन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए टुवर्ड्स रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। एंड लास्ट O स्टैंड्स फॉर ओवरसाइट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और ये कौन करेगा? ये करेगा बोर्ड और इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? नेक्स्ट कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट। पहला कंपोनेंट था कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट। क्या बोलता है? एवरी एंटिटी फेसेस अ वेराइटी ऑफ रिस्क्स। ऑब्वियसली रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस करती है और रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या रिस्क है, उसे असेस करना, उसे आइडेंटिफाई करना। एंड दस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। हमने क्या बोला? रिस्क क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अचीवमेंट्स को रुकावट पैदा करें, वो सभी फैक्टर्स रिस्क होते हैं। तो सबसे पहले हमें जब ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं पता होंगे तो हमें उनसे रिलेटेड रिस्क का पता नहीं चलेगा। तो पहला फंक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी डिफाइंड। तो इससे रिलेटेड, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड क्या 4 प्रिंसिपल्स कोसो ने प्रोवाइड किए, देखते हैं। 4 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट आर: ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव्स विद सफिशिएंट क्लैरिटी। ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करे, स्पेसिफाई करे विद सफिशिएंट क्लैरिटी। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज रिस्क एंड डिटरमाइन हाउ द रिस्क शुड बी मैनेज। ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को आइडेंटिफाई करे और डिटरमाइन करे कि रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्स द पोटेंशियल फॉर फ्रॉड, ये पोटेंशियल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्स द पोटेंशियल फॉर फ्रॉड, फ्रॉड की पोटेंशियल को भी कंसिडर करते हुए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाए। एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज एंड असेस चेंजेस दैट वुड इम्पैक्ट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन्हें असेस करें, जो कि इंटरनल कंट्रोल के ऊपर इंपैक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा हमने पढ़ा रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट के 4 प्रिंसिपल्स को हम किस तरह से याद रखेंगे? छोटी सी मेमोरी टेक्निक, कॉफी सीख, ठीक है। कॉफी में डबल एफ नहीं है, डबल ई नहीं है, कॉफी सिर्फ COFI, 4 कैरेक्टर्स 4 पॉइंट्स। C स्टैंड्स फॉर चेंजेस, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स, F स्टैंड्स फॉर फ्रॉड, I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाइज। ठीक है, 2 कंपोनेंट हमने कंप्लीट किए। थर्ड कंपोनेंट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती है पढ़ते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज आर दी एक्शंस दैट एंश्योर्स दैट मैनेजमेंट्स डायरेक्टिव्स टू मिटिगेट रिस्क आर कैरिड आउट। क्या बोलती है कंट्रोल एक्टिविटीज? कंट्रोल एक्टिविटीज वो एक्शंस हैं ऑफ मैनेजमेंट, वो जो एंश्योर करें
कि जो मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स हैं, जो मैनेजमेंट की एक्शंस हैं टू मिटिगेट रिस्क्स आर कैरिड आउट। तो मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो कैरी की जा चुकी हैं, इंप्लीमेंट की जा चुकी हैं। दीज आर परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज। तो कंट्रोल एक्टिविटीज कहां पर, एंटिटी के सभी लेवल पर परफॉर्म की जाती है। तो कंट्रोल एक्टिविटीज से रिलेटेड 3 प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड किए हैं देखते हैं। 3 प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कंट्रोल एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट एंड डेवलप कंट्रोल एक्टिविटीज टू मिटिगेट रिस्क अप टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटीज को सिलेक्ट और डेवलप करना चाहिए ताकि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके एक्सेप्टेबल लेवल तक। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट एंड डेवलप करना चाहिए कंट्रोल एक्टिविटीज ओवर टेक्नोलॉजी। सिर्फ रिस्क को मिटिगेट ना करे पर कंट्रोल एक्टिविटीज टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अप्लाई करे। डिप्लॉय कंट्रोल एक्टिविटीज थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और कंट्रोल एक्टिविटीज को किस तरह से डिप्लॉय करें, थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो कंपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना रही है उन्हीं में कंट्रोल एक्टिविटीज को कंसीडर किया जाए, उन्हीं में इंटीग्रेट किया जाए, ताकि कंपनी की जब पॉलिसी और प्रोसीजर्स में ही कंट्रोल एक्टिविटीज ऑलरेडी इनबिल्ट रहेंगी तो जो जो पॉलिसीज या प्रोसीजर्स कंपनी फॉलो करेगी उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज ऑलरेडी फॉलो हो जाएंगी। 3 कंपोनेंट हम पढ़ चुके, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज। 4th कंपोनेंट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या बोलता है, देखो, इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू कैरी आउट इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस। इंफॉर्मेशन जरूरी है टू कैरी आउट इंटरनल कंट्रोल फंक्शन। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमें यही नहीं पता किस डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल की जरूरत है, हमें इंटरनल कंट्रोल की जरूरत है या नहीं, क्या क्या रिस्क है और कितनी अफेक्ट कर सकती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं है तो हम इंटरनल कंट्रोल क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू कैरी आउट इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस। मैनेजमेंट ऑब्टेन रेलिवेंट एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। मैनेजमेंट जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है कहां से ऑब्टेन करता है, थ्रू बोथ फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। और कम्युनिकेशन हमने पहले समझा, हम कंपोनेंट कौन सा पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। पहले हमने बोला इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, अब हम बोलते हैं कम्युनिकेशन क्या। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कंटिन्यूअल प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, ऑफ शेयरिंग एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, प्रोवाइड करना और आउटसाइड या इंटरनल दूसरी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, ये होता है कम्युनिकेशन। या हम इसे बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ कम्युनिकेशन। इसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। हमने बोला इंफॉर्मेशन 2 तरह की हो सकती है, कम्युनिकेशन 2 तरह का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन के फ्लो को इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इनेबल्स आउटसाइड इंफॉर्मेशन फ्लोज टू ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइस वर्सा। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या हुआ, जो आउटसाइड इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन तक आए और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आउटसाइड पार्टीज को ट्रांसफर की जाए, ये होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इसके 3 प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड किए गए, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के 3 प्रिंसिपल्स हैं। टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या है, टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्टेन एंड जनरेट्स क्वालिटी एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। देखो, जो अदर कंपोनेंट्स हमने बोला, कंपोनेंट नंबर 1 कंट्रोल एनवायरनमेंट, 2nd रिस्क असेसमेंट, 3rd कंट्रोल एक्टिविटीज और 5th भी हम पढ़ेंगे। तो जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करें, उनकी फंक्शनिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑब्टेन एंड जनरेट क्वालिटी एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। आप रेलिवेंट और क्वालिटी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करो और जनरेट करो। क्या करो, इंटरनली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन को इंटरनली कम्युनिकेट करो एंड कम्युनिकेट्स विद एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ
कम्युनिकेशन कीजिए। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के 3 प्रिंसिपल्स थे। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट आता है हमारा मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। क्या करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए। क्या इवेल्युएट करें कि जो सभी 5 कंपोनेंट हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट हैं और फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इवेल्युएशंस या मॉनिटरिंग आर यूज्ड टू ascertain whether each of 5 components of internal control are present and functioning। जो 5 कंपोनेंट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो बनाए गए और प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। इवेल्युएशंस में भी ऑनगोइंग और सेपरेट। इवेल्युएशन दोनों तरह से किए जा सकते हैं, या तो कंटिन्यूअस या ऑनगोइंग इवेल्युएशंस हो, या सेपरेट मतलब पीरियोडिकली इवेल्युएशंस हो। ऑनगोइंग मतलब एक कंटिन्यूअस हमारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के साथ ही मॉनिटरिंग और इवेल्युएशंस इंप्लीमेंट किया जाए, और जिस जिस तरह से पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कर रहे हैं उसी तरह से हम इवेल्युएशंस भी करते जाएं रेगुलर बेसिस पे। या फिर सेपरेट इवेल्युएशंस होते हैं, पीरियोडिकली थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल में इवेल्युएशंस किया जाए। ऑनगोइंग इवेल्युएशंस आर इनबिल्ट इन प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन। तो ऑनगोइंग इवेल्युएशंस तो क्या है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये प्रोसेसेस के साथ ही जो कंपनी के प्रोसेसेस और पॉलिसीज या प्रोसीजर्स हैं उनमें इनबिल्ड होते हैं और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जबकि सेपरेट इवेल्युएशंस क्या है? सेपरेट इवेल्युएशंस आर डन पीरियोडिकली एंड देयर स्कोप वेरी अकॉर्डिंग टू रिस्क असेस्ड। वो पीरियोडिकली किए जा सकते हैं, और वो पीरियड कितना हो, एक एक दिन में हो, 7-7 दिन में हो, महीने भर में हो, 15 दिन में हो, वो पीरियड कैसे डिफाइन किया जाएगा? वो डिफाइन किया जाएगा जो रिस्क हमने असेस करी या जो मैनेजमेंट के इवेल्युएशंस हैं उनके बेसिस पर उसका स्कोप डिफाइन किया जाएगा। तो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज के 2 प्रिंसिपल क्या हैं? 2 प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट एंड परफॉर्म ऑनगोइंग एंड या और सेपरेट इवेल्युएशंस। ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? सेलेक्ट और परफॉर्म करे ऑनगोइंग या फिर सेपरेट इवेल्युएशंस को। एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट्स एंड कम्युनिकेट इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी टाइमली टू रिस्पॉन्सिबल पार्टीज। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज जो हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली उसका एम क्या होगा कि हम इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को पता करें और उन्हें रिपोर्ट करें रिस्पॉन्सिबल पार्टीज को टाइमली। ठीक है, तो ये हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े, और उनके साथ साथ जो अटैच्ड या अप्रोप्रिएट जो उनके प्रिंसिपल्स थे, कुल मिला के हमने 17 प्रिंसिपल्स पढ़े। याद रखने के लिए मेमोरी टेक्निक्स पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्हाट इंटरनल कंट्रोल कैन डू एंड कैन नॉट डू। इंटरनल कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स की क्या लिमिटेशंस हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या कर सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स कैन डू हेल्प इन अचीविंग टारगेट्स एंड प्रिवेंट लॉस। टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इंश्योर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। इंश्योर दैट एंटरप्राइज कंप्लाइज विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो लॉज और रेगुलेशंस की कंप्लायंस भी प्रॉपर होगी। एंड अवॉइड पिटफॉल्स अलोंग दी वे। जो भी छोटी छोटी रुकावटें दिक्कतें आ रही है उन्हें अवॉइड करना ओवरऑल ऑपरेशंस के थ्रू। ठीक है, तो ये इंटरनल कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। अब इंटरनल कंट्रोल्स क्या नहीं कर सकते या क्या इंटरनल कंट्रोल्स के लिमिटेशंस है वो हम पढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स कैन नॉट डू, कैनॉट चेंज एन इनहेरेंटली पुअर मैनेजर इनटू गुड वन। अगर मैनेजर ही खराब है, मैनेजर के वैल्यूज या उसके मोरल ही खराब है, तो इंटरनल कंट्रोल से वो ठीक नहीं किए जा सकते। वो उस मैनेजर को खुद को ही चेंज होना होगा या फिर उस मैनेजर को ही हटाना पड़ेगा। कैन नॉट एंश्योर सक्सेस इन केस ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड मैनेजमेंट्स कंट्रोल। एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम कितने भी अच्छे से अच्छे इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट कर ले, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर मार्केट रिस्क, जो उस तरह की चीजें जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, उनसे रिलेटेड हम कुछ भी इंश्योर नहीं कर सकते। ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है या लिमिटेशन है। इंटरनल कंट्रोल कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। हम कितने भी इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड कर लें, 100% एक्यूरेसी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उससे एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाता है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। इंटरनल कंट्रोल हैज इनहेरेंट लिमिटेशंस। और कितने भी इंटरनल कंट्रोल
डिप्लॉय कर लिए जाए, इंप्लीमेंट कर लिए जाए, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हमेशा होती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और लास्ट हम देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल। पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख चुके, किससे रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। किसने बताई थी, कंपनीज एक्ट और सेबी रेगुलेशंस ने। सिमिलर सी बातें यहाँ पर उसी तरह की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। फास्ट रीड आउट करते हैं क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसकी बनती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल एंड शुड अज्यूम ओनरशिप ऑफ द सिस्टम। सीईओ सेट्स द टोन एट द टॉप दैट अफेक्ट्स इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिस तरह के वैल्यूज, जिस तरह की इंटीग्रिटी या एथिकल एनवायरनमेंट वो बनाएंगे, वो फॉलो करेंगे, उस तरह की टोन वो सेट कर देंगे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, द सीईओ और द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और in their absence a whole-time director shall file a declaration certificate with their responsibility regard to internal control। तो इन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ या मैनेजर, या अगर ये लोग नहीं है तो इनकी एब्सेंस में एक होल टाइम डायरेक्टर क्या करे, एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फाइल करे। किससे रिलेटेड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। किसके रिगार्ड में, इंटरनल कंट्रोल के रिगार्ड में वो एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फाइल करें। और किसको फाइल करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो फाइनली हमने क्या देखा, कौन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हमने देखा मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू द बोर्ड। देखो वर्क कौन करेगा, मैनेजमेंट करेंगे। डायरेक्शंस बोर्ड ने प्रोवाइड करी और वो मैनेजमेंट अल्टीमेटली किसको अकाउंटेबल होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बट मैनेजमेंट में बी इन अ पोजिशन टू ओवरराइड कंट्रोल्स विच इनेबल्स अ डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास, मैनेजर्स के पास, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इन सबके पास क्या होता है, एक सब्सटेंशियल पावर होती है मैनेजमेंट की। कई एरियाज को ये कंट्रोल करते हैं। तो इनके पास हो सकता है ये एक ऐसी पोजीशन में हो जो कि कंट्रोल्स को भी ओवरराइड करें, जो कि जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाए गए हैं उनको भी ये ओवरराइड करें और खुद के इंटरेस्ट के लिए वर्क करें। और इससे क्या होगा, एक डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट जनरेट होगा। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बोर्ड है, और अगर स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बोर्ड है तो वो क्या कर सकता है, कैन आइडेंटिफाई एंड करेक्ट सच अ प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चैप्टर नंबर 9 को पूरा रिवाइज किया। आप लोग को अच्छा लगा हो रिवीजन तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी हम और चैप्टर्स जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज करवाएं। और ये भी कोशिश रहेगी अगर एथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी कंप्लीट हो जाता है एग्जाम से पहले तो हम अदर चैप्टर्स का, अदर सब्जेक्ट्स के रिवीजन की भी प्लानिंग कर रहे हैं। उनके लिए भी आपके लिए नोट्स लेकर आएंगे, उनके लिए भी आपके लिए रिवीजन लेक्चर्स लेकर आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी बिफोर एग्जाम 1 डे रिवीजन लेक्चर भी हम अपलोड करें। तो प्लीज जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।